शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबका दिवाली अच्छा रहा? चलो शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज का है कि ग्रेविटेशन। फोटो से ही समझ में आ रहा होगा? क्या समझ में आ रहा है फोटो में? ये 28 मिनट ये कौन है बताओ? न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन। ये कहाँ बैठे हैं? एप्पल के पेड़ के नीचे। एप्पल के पेड़ के नीचे। और एप्पल क्या क्या हो रहा है यहाँ पे? गिर रहा है। गिर रहा है। नीचे गिरा हुआ में दिख रहा है। एक क्या हो रहा है? कहाँ पे? इसका सिर पे। सर के ऊपर। तो यहीं से ही न्यूटन का शुरू हो गया ग्रेविटेशन। ठीक है आकाश, ध्यान देना 20-22 मिनट में उसको फिर रोक के फिर चालू मेरा वीडियो चालू करना। ठीक है, और सब ध्यान दो इधर। यही जो हमारा कहानी मैंने स्टार्ट किया ना, यहीं से ये चैप्टर चालू हुआ, यहीं से न्यूटन का रिसर्च चालू हुआ इस चीज को लेके। और हम लोग जो दुआ करते हैं ना कि एप्पल की जगह पे नारियल क्यों नहीं गिरा, तो ये बददुआ हम लोगों को फिजिक्स नहीं देती। ये दुआ किए कि ठीक है एप्पल के ऊपर गिरा तो इसके बाद हमें फिजिक्स मिलना चालू हुई। तो ग्रेविटेशन क्या है? ग्रेविटेशन ये गुरुत्वाकर्षण है ना। हिंदी में उसको क्या बोलेंगे? गुरुत्वाकर्षण। इंग्लिश में ग्रेविटेशन। ठीक है, तो ग्रेविटेशन का ये डेफिनेशन है, ये देखो। लिखो नहीं पहले देखो, बढ़िया से देखो। लिखने के लिए तो पूरा वीडियो है। ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। इंग्लिश मीडियम कौन कौन है? हाथ उठाओ। इंग्लिश मीडियम एग्जाम किस लैंग्वेज में होता है? हिंदी कौन कौन है? तेलुगु मीडियम कौन कौन है? चलो सो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ। ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स पता है क्या है आकाश? यूनिवर्स पता है ना क्या है? यूनिवर्स पता है क्या है? पूरा जो हम लोग अर्थ में है, हम लोग अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, ये सब मिलके क्या होता है? ब्रह्मांड में सूर्य के चारों ओर सोलर सिस्टम, उसको हम लोग कहते हैं सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है सोलर सिस्टम जैसे ऐसे बहुत सारा ग्रह, नक्षत्र, तारा सब मिला के गैलेक्सी एक बहुत बड़ा गैलेक्सी बनता है। ठीक है, तो इतना सारा गैलेक्सी या तारा मंडली, ये सब गैलेक्सी या तारा मंडली मिला के हम लोग का बनता है यूनिवर्स, या यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड। ठीक है, तो ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन द, ये पूरा यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट तुम उठा दो, कोई भी दो, ठीक है, चाहे पृथ्वी और सूरज। ठीक है, उन लोगों में ग्रेविटेशन होता है, हमको सबको पता है ग्रेविटेशन है, इसलिए पृथ्वी घूम रहा है। ठीक है, अब मान लो मैं और आकाश, डेफिनेशन तो वही बोल रहा है, हिंदी में बता देते हैं एक बार। गुरुत्वाकर्षण वह बल है एक प्रकार का बल है जो कि ब्रह्मांड की दो वस्तुओं के बीच का आकर्षण उत्पन्न करती है। ठीक है, पूरे ब्रह्मांड में कोई भी दो वस्तु उठा लो तुम, उन दोनों में ग्रेविटेशन या गुरुत्वाकर्षण रहेगा। ठीक है, एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को एक बल से आकर्षित करती है जिसे गुरुत्वीय बल कहते हैं। ठीक है, जैसे देखा जाए ये लड़की कूद रही है, ये कूद के कहाँ आएगी? वापस नीचे आएगी। क्यों? ग्रेविटेशन या गुरुत्वाकर्षण की वजह से वो नीचे आएगी। ठीक है, अब देखो तो एक लड़का और लड़की, इन दोनों के बीच कोई अट्रैक्शन है क्या? नहीं है। मान लो पिंकी और राजू रहे, यहाँ पे पिंकी और राजू तो कोई नहीं है ना। चलो मान लो पिंकी और राजू रहे, इन दोनों के बीच में भी एक अट्रैक्शन या आकर्षण या बल प्ले करता है। ठीक है, ये एक दूसरे को आकर्षण करते हैं, क्योंकि न्यूटन बाबा ने हमको ये बोल दिया कि गुरुत्वाकर्षण वो बल है जो ब्रह्मांड की कोई भी दो वस्तुओं के बीच में आकर्षण उत्पन्न करता है। So gravitation is basically the force of attraction between any two objects. There is some attraction, ठीक है ना? There is some attraction between any two objects in the universe, be it Earth and Mars,
पृथ्वी और मंगल ग्रह में भी हो सकता है, और मान लो एक चींटी और एक हाथी में भी हो सकता है। ये मान लो ये है, ये क्या है, डस्टर है, और ये मेरा कैमरा का बैग है। इन दोनों के बीच में भी है, किसी के बीच में भी है। ये मान लो यहाँ पे एक चौक है रखा हुआ, ये चौक है और ये भी एक चौक है, इन दोनों के बीच में भी है, ठीक है। लेकिन हमें दिखता क्यों नहीं है, ये है सवाल। जैसे हमें ये दिख जाता है कि हम पृथ्वी के ऊपर है, पृथ्वी के सतह के ऊपर है, हम लोग ऐसे कूदेंगे तो वापस नीचे आएंगे। नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो मतलब मेरा और पृथ्वी के बीच में अट्रैक्शन है, ठीक। इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन क्यों नहीं दिख रहा है, बताओ। या फिर पिंकी और राजू अगर इधर आजू बाजू खड़े हो गए, इधर पिंकी और इधर राजू, तो इन दोनों के बीच का आकर्षण क्यों नहीं दिखाई दे रहा? वैलेंटाइंस डे वाला आकर्षण का बात नहीं कर रहा हूं मैं, कि दूसरा ये ग्रेविटी वाला आकर्षण का बात कर रहा हूं। तो ये दिखाई क्यों नहीं दे रहा? तो जैसे मैं पृथ्वी की तरफ ऐसे थप से गिर जाता हूं, तो वो लोग पिंकी और राजू ऐसे थप से ऐसे क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मेरा आता है यहाँ पे अगला चीज, ठीक है। ये समझ में आ रहा है कुछ? ये F क्या है? फोर्स। ये किस फोर्स है? ये कौन सा फोर्स है, कौन सा बल है? ये गुरुत्वाकर्षण का या फिर ग्रेविटेशन का फोर्स है, ठीक है। तो ये कैसे होगा? ये फॉर्मूला हमें बताता है G m1m2/r²। ये कैसे बन गया? रुको, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। लिखोगे तो तभी जब समझोगे। ये हिस्सा आ रहा है आकाश? हाँ आ रहा है ना? वो हिस्सा आ रहा है? वो ऐसा ज्यादा अच्छा आता है। कौन सा? ये वाला ज्यादा अच्छा आ रहा है, तो उधर ही लिखेंगे। वीडियो में आ जाए ना, तुम लोग कभी भी खोल के तुम लोग देख सकते हो क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सर क्या लिखे थे? हाँ, सब यूट्यूब में दिया हुआ है। अच्छा, कौन कौन यूट्यूब में वीडियो देखते हैं? किसी को कोई डाउट हुआ तो वापस नहीं, अपने क्लास का वीडियो कौन देखते हो ना? सर लाइक कर देते हैं, छोड़ देते हैं। लाइक करके मुझे लाइक, मैं कभी भी वीडियो में नहीं बोला हूँ कि प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, मैं तुम्हें कभी नहीं बोला। लेकिन मैं ये वीडियो क्यों बनाता हूँ? ताकि तुम लोग देखो, कभी भी दिक्कत हो। मेरा जो चैनल है ना, वो सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाने का चैनल है, ये सब का है ही नहीं, फिर भी मैं इसलिए देता हूँ ताकि तुम लोग देखो उसे, ठीक है। चलो शुरू किया जाए। पहले मैं तुम लोगों के सामने ये लिख रहा हूँ। सर उससे थोड़ा सा नीचे ही बनाइएगा, दिख रहा है? हल्का सा, बस वो M2 वाला कट रहा है ना? हाँ। यहाँ तक आ रहा है ना? हाँ, वहाँ तक पूरा अच्छे से आ जाएगा। मतलब ये मेरा लाइन है, हाँ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। पता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है? गूगल कर लेना। अब आ रहा है वीडियो में? हाँ आप लोगों के दृष्टिकोण में भी आ रहा है? ये आ रहा है ना? क्या लिखा मैंने? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, परपेंडिकुलर है ये, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है सबको बता रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे एक बल लगाया, ठीक है? अरे हाँ यहाँ पे एक बल लगाया, 1 न्यूटन का बल लगाया तो ये 1 सेंटीमीटर चला, 2 न्यूटन का बल लगा तो 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर चला। तो ये क्या हो रहा है? मैं 1-1 न्यूटन फोर्स दे रहा हूँ, 1-1 मीटर वो बढ़ रहा है। या फिर मीटर छोड़ो, फोर्स मेरा 1-1 न्यूटन बढ़ रहा है तो उसका एक्सीलरेशन बढ़ेगा ना? हाँ हम लोग न्यूटन का सेकेंड लॉ पढ़े थे, एक्सीलरेशन बढ़ेगा, ठीक है। तो क्या ये हो गया मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। इसी का तो हम लोगों का जो मास है m1 m2 क्या है? यहाँ पे मासेस ऑफ टू बॉडीज, दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान, ठीक है। जो हम लोग का जो द्रव्यमान है इसको गुना करेंगे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? फोर्स के। कौन सा फोर्स के? ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल के, ठीक है।
अब ये बताओ 1/r², मतलब उल्टा, मतलब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। घटेगा। समझ रहे हो इसका मतलब? चलो दिखाते हैं। ये एरो से समझ में आएगा? हाँ इसका मतलब है फोर्स बढ़ेगा तो मतलब ये बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा। हम लोग इसको नहीं देखेंगे, हम लोग इधर देखेंगे पहले। ये बढ़ेंगे m1 m2 ये सब बढ़ेंगे तो क्या होगा? फोर्स बढ़ेगा। और r² बढ़ेगा तो नहीं, पहले मैं बता रहा हूँ, r² बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा? घट जाएगा। तो मतलब r² घटेगा तो फोर्स बढ़ जाएगा। समझ में आया? ये है मेरा डायरेक्ट, ये हो गया मेरा इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट या इनवर्स भी बोलते हैं इसको। ठीक है? हाँ जी, फैन ऑफ कर दे। देखो तो ऑफ कर दो। मंदुआ ये वाला ना, ये ऑफ करना है कि वो ऑफ करना है? ऑफ हो रहा है? हो गया। रिटार्डेशन हो रहा है उसका? हो गया रिटार्डेशन। चलो समझ में आया? अब ये दोनों को मिला देते हैं। लिख सकता हूं? ठीक है? अब इसको हटाने के लिए, इसको इक्वल टू बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कोई कांस्टेंट से गुना करते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग को एक कांस्टेंट देना पड़ेगा। तो हम लोग k ना देके इसको हम लोग क्या करते हैं? g दे देते हैं। g फॉर ग्रेविटी, या फिर यहाँ पे कांस्टेंट जबकि है तो इसको हम लोग बोलेंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है? अब थोड़ा हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, हम इसको मिला दिया। अब कुछ एक स्थिरांक हमें देना पड़ेगा ताकि इसको हम एक इक्वेशन बना पाए। ठीक है? हिंदी मीडियम वाले कौन कौन है? हाथ उठाओ फिर से। ओके, समझ में आ रहा है ना? तो इक्वल टू हम k के जगह पे हम इसमें दे देते हैं g। g हम क्या कहते हैं इसको? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, इंग्लिश में यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है? और m1 m2 हमारा क्या है? दोनों वस्तुओं का मास या द्रव्यमान। ठीक है? अब बताओ r क्या है? इतना देर चिल्ला रहा था, r क्या है? r है मेरा डिस्टेंस बिटवीन सेंटर या केंद्रों के बीच की दूरी। ये अगर मैं ऐसे बनाऊं, ऐसे, ये मेरा हो गया m1, ये हो गया m2, और ये जो इनका जो केंद्र बन गया, ये जो दूरी है ये है r। ठीक है? समझ में आया सबको? तो ये है मेरा F = m1 m2 by r²। ठीक है? इसको याद रखना है तो कैसे याद रखना है? थोड़ा गाने की तरह याद रखना है। ग म म रे। समझ में आया कैसे हुआ? g m1 m2 बटा r², ग म म रे। तो ग्रेविटेशन का क्वेश्चन आएगा तो क्या गाना है हम लोगों को? ग म म रे। ठीक है? ठीक है, अरे बोलो तो 1 मिनट मेरा भी नहीं हुआ। g हम लोग लिख दिए हैं, तो अब जब प्रॉब्लम आएगा g का क्या करना है? तो मल्टीप्लाई करके फिर क्या करें? g के g करके लिखोगे क्या? 3g 2g 4g 5g। g का वैल्यू है, g का एक मान है, दिख रहा है? 6.67 10 पे पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये चिड़िया कैसे आ गई? फोर्स का क्या है? घर से किसी को बुलाई हो? हाँ?
चलो हम लोग आते हैं इधर वापस। कोई दिक्कत हो तो बोलना, ठीक है ना? क्या नाम है तुम्हारा? हाँ इधर से आओ, इधर से आओ। मैं इधर नहीं बोल रहा, इधर तार वार है ना इसके। जाओ, ठीक है। ये क्या है? F न्यूटन, ठीक है। इसका क्या है? केजी ऊपर, केजी है ना, ये भी केजी, दोनों का केजी केजी। आर का क्या होगा? मीटर। मीटर। डिस्टेंस है, दूरी है, आर होगा मीटर। आर का स्क्वायर है तो क्या होगा? मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। तो जी का क्या होगा फिर? न्यूटन ऊपर है, दूसरे साइड में है ना, मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर ऊपर। मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर। तो यही है अपना न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया सबको? ठीक है। बस ये फॉर्मूला कॉपी में अगर कुछ लिख रहे हो तो बस ये F G M1 × R स्क्वायर लिखने से ही हो जाएगा। बाकी पूरी दुनिया का ये सब चीज नहीं लिखना है। 6.67 into 10 to the power -11, याद रहेगा? चलो अच्छा, चलो ये पहले देख लेते हैं। एग्जांपल, उदाहरण, फॉलिंग ऑफ एन एप्पल फ्रॉम अ ट्री, ठीक है, पेड़ से सेब का गिरना। प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन, इसमें है ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण है कि नहीं इसमें? रेन ड्रॉप्स फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ, हाँ इसमें गुरुत्वाकर्षण है, तीनों में ग्रेविटेशन है ना। पिंकी राजू को अट्रैक्ट कर रही है तो ग्रेविटेशन है, उसमें भी है, बस हमें दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखेगा वो मैं समझाता हूँ अभी। अर्थ का मास कितना है? अर्थ का द्रव्यमान कितना है पृथ्वी का? हम लोग से कितना ज्यादा है? कितना ज्यादा है? 2-3 किलो ज्यादा है हम लोग से, बहुत ही ज्यादा है। इसलिए पृथ्वी सूरज का जो ग्रेविटी फोर्स है ये अच्छे से दिख जाता है, ठीक है। ये मतलब पृथ्वी और हम लोग का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अच्छे से दिख जाता है, लेकिन जैसे हम लोग हो गए, हम लोग का नहीं दिखेगा। आप बताओ, पृथ्वी और सूरज का भी तो बहुत ज्यादा द्रव्यमान है ना, बहुत ज्यादा मास है, लेकिन वो दोनों ऐसे चिपक क्यों नहीं जाते? जैसे हम, पृथ्वी का बहुत ज्यादा है, हम लोग का बहुत कम है, उस हिसाब से हम लोग फट से चिपक जाते हैं पृथ्वी के साथ, ठीक है। तो सूरज और पृथ्वी दोनों का तो बहुत ज्यादा है ना, लेकिन उन लोग ऐसे फट से चिपक क्यों नहीं जाते? ग्रेविटी तो है, ग्रेविटी है, इसलिए तो सूरज का चारों ओर घूम रही है पृथ्वी। सर क्योंकि अर्थ भी सूरज को अट्रैक्ट कर रहा है और सन भी अर्थ को अट्रैक्ट तो हम भी अर्थ को कर रहे हैं, हमारा अट्रैक्शन दिखता नहीं है जो पृथ्वी का, हमारा और उसका मिला के, मेरा और उसका फोर्स अलग कुछ नहीं होगा। तुम m2 m1 बटा r स्क्वायर लिखो, m1 m2 बटा r स्क्वायर लिखो, होगा तो वही 2 × 500 और 500 × 2 होता तो 1000 ही है ना। तो फोर्स वही होगा, ठीक है, लेकिन वो हम दोनों का ही फोर्स है, मेरा और पृथ्वी का, ठीक है। अब ये मेरा क्वेश्चन ये है कि सूरज और पृथ्वी ये दोनों का तो मास बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा द्रव्यमान है, लेकिन फिर भी ये लोग फट से क्यों नहीं चिपक जाते जैसे हम लोग पृथ्वी के साथ चिपक जा रहे हैं? नीचे वाला कुछ दिख रहा है? r स्क्वायर, ये क्या है? दूरी है ना, डिस्टेंस है ना। तो मान लो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो फोर्स क्या होगा? कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। और सिर्फ r नहीं है, वो r का स्क्वायर है, तो मतलब 2 मीटर हुआ तो 2 स्क्वायर कितना? 4। 10 मीटर हुआ तो 10 का स्क्वायर 100। तो अर्थ और पृथ्वी में जितना दूरी है उसका स्क्वायर, तो इसलिए वो एक साथ चिपक नहीं जाते। तो यहाँ पे एक लाइन तुम लोग लिख लो, पहले इंग्लिश में बोलता, when the masses of two objects are comparable, when the masses of two objects are comparable,
when the masses of two objects are comparable, the gravitational force is not visibly present. क्या? Comparable. 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 कंपेयर का दो मतलब है. कंपेयर का एक मतलब है तुलना करना, ठीक है, एक है, और एक खिचड़ी मूवी में हमको मिला था. खिचड़ी मूवी में वो जो बीवी रहती है उसको वो ऐसे कंपेयर वर्ड सुन के ना वो पागल होती है. कंपेयर कंपेयर प्रफुल कंपेयर क्या है, तो प्रफुल जी बोलते हैं क्या है कंपेयर हमसा. उसकी मम्मी को जब पैर में दर्द होता है तो उसके पापा बोलते हैं तू मालिश कर ले तो कम पैर दर्द होगा. बहुत फालतू लोग मुझे बताया. क्या लिखा हो? When the two objects are comparable, gravitational force is visibly not present. या फिर gravitational force is not visible. ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट प्रेजेंट. या प्रेजेंट नहीं, प्रेजेंट तो है, नॉट विजिबल. नॉट विजिबल हिंदी में बोले तो जब किसी दो वस्तु का द्रव्यमान तुलनामूलक एक जैसा है. तुलना से एक जैसा है. तुलना में एक जैसा है. ठीक है, तुलना में एक जैसा है तो उन दोनों के गुरुत्वाकर्षण हमें दिखता नहीं है. लिख लोगे अपने भाषा में? हाँ, मान लो पृथ्वी और सूरज. हाँ, पृथ्वी और हमारे में बहुत अंतर है ना. हाँ बोलो क्या? ग्रेविटेशन चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं बहुत बड़ा, मतलब इसमें एक काम तो है कि हम लोग कभी भी स्पेस साइंस या रॉकेट साइंस ये सब जब लेके हम लोग काम करेंगे तो ये वाला फोर्स को हमें तोड़ के निकालना पड़ेगा रॉकेट को. रॉकेट को हम लोग तैयार करते हैं क्योंकि रॉकेट को उड़ाने के लिए एक पर्टिकुलर वेलोसिटी चाहिए, एक वेग चाहिए. ठीक है, इंग्लिश में उसे हम लोग कहते हैं एस्केप वेलोसिटी. ठीक है, वो वेलोसिटी जब एक रॉकेट को मिलेगा, एक वो वेग जब मिलेगा रॉकेट को, तभी वो एक ग्रेविटेशनल फोर्स से गुरुत्वाकर्षण से तोड़ के वो पृथ्वी पर सतह छोड़ के निकल सकती है. ठीक है, उसका एक कैलकुलेशन है, वो शायद क्लास 11 में आता है. ठीक है, पता नहीं मेरे इस पे भी है कि नहीं, कुछ देखना पड़ेगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ये फोटो समझ में आ रहा है कि और कुछ समझाना पड़ेगा? समझ में आ रहा है ना? क्या समझ में आ रहा है? M1 M2 दोनों का मास है. F1 और F2 दो फोर्स है, मतलब यही फोर्स है मेरा, r डिस्टेंस है. F1 बराबर F2, वो तुम्हारा जो क्वेश्चन था तुम बोल रहे थे ना कि हम एक बल से खींच रहे हैं, पृथ्वी एक अलग बल से खींच रहे हैं. ऐसा नहीं है, दोनों बल बराबर है. ठीक है, अब चलो तुम्हारा आंसर क्या आता है? इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का महत्व. सिंपल है, इंग्लिश में पहले बोल देता हूं. इट एक्सप्लेन्स द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन. ठीक है, इट एक्सप्लेन्स द फॉलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स द अर्थ. समझ में आ रहा है ना? सारे इंग्लिश मीडियम वाले, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें? इट एक्सप्लेन टाइड्स कॉज्ड बाय मून एंड द सन. टाइड्स क्या है? हाई टाइड लो टाइड सुने हो? समंदर में होता है. समंदर में देखा जब पानी बहुत ज्यादा एकदम बीच के तरफ आ जाता है तो वो होता है हाई टाइड. बोलो, तुम बोलो. हाँ, पानी बहुत जब सामने आ जाएगा वो है हाई टाइड. पानी जब बहुत पीछे चला जाएगा वो है लो टाइड, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं ज्वार भाटा, है ना? ज्वार में क्या होता है, पानी बहुत ज्यादा हो जाता है. ठीक है,
तो उस टाइम क्या होता है, जितना तो मुझे पता है, सूरज और चंद्रमा की दूरी थोड़ा सा कम या कुछ कम ज्यादा होता है, ठीक है। एक जो हम लोग एक दिन में जो हम लोग का पृथ्वी रोटेट करता है ना, तो उसका भी कुछ एक पर्टिकुलर एक्सिस पे रोटेट करता है। मैं एक बार देख के बोलता हूँ, ठीक है। और लास्ट है कि इट हेल्प्स इन फाइंडिंग द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज, ठीक है। अब हिंदी में बोलते हैं, ये ग्रहों के सूर्य के चारों ओर घूमने का ये समझाता है, ये बताता है कि वस्तुएं पृथ्वी की ओर क्यों गिरती है, ठीक है। ये चंद्रमा और सूर्य द्वारा उत्पन्न ज्वार भाटा को समझाता है। यह दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वीय बल की गणना में मदद करता है, ठीक है। अब तुम लोग को हाई टाइड और लो टाइड का कॉस्ट बताते हैं, ये थोड़ा एक बार देख लो, लिखना है तो लिख लो, ठीक है, लेकिन ज्यादा समय नहीं देंगे, फट से दूसरा में जाएगा। ये जो है हम लोग का हाई टाइड लो टाइड या फिर ज्वार भाटा, ये हाई टाइड या ज्वार कब होता है, जब चंद्रमा पानी को अपने तरफ खींच लेता है। मान लो एक ऐसा अरेंजमेंट में आ गया, उधर का पानी, उस समंदर का पानी और चंद्रमा, कि वो चंद्रमा उसको अच्छे से खींच पा रहा है। उसको खींच पाने से क्या हो रहा है, तो मान लो ये पानी है, ठीक है, समंदर का पानी है, ये बीच है, मेरा नारियल का पेड़ है इधर, ये चंद्रमा है। मान लो ऐसा कोई एंगल पे आ गया कि ये पानी को ये थोड़ा सा ना ये खींचने लग जाएगा अपनी तरफ, है ना, तो ये थोड़ा फूल उठेगा, पानी फूल उठेगा मतलब क्या, पानी ऊपर की तरफ आ जाएगा। हम लोग को दिखेगा कि पानी ऊपर आ जाएगा, यही हो गया ज्वार या हाई टाइड। समझ में आया तुमको? उसका उल्टा है लो टाइड या भाटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फ्री फॉल या मुफ्त पतन, ये बताओ ये क्या चीज है? इधर देखो सब कुछ बोर्ड में, ये है मतलब कोई वस्तु को हम लोग जब फ्रीली उसे गिरने देते हैं, फ्रीली फॉल, ठीक है, मुफ्त पतन, मुफ्त में गिरो तुम, ठीक है, उनको गिरने के लिए कोई पैसा या फोर्स नहीं दिया जाएगा, मुफ्त में गिरो, इसे हम फ्री फॉल कहते हैं। जैसे अगर मैं किसी वस्तु को यहाँ छोड़ता हूँ तो ये यहाँ रह जाता है, ठीक है, लेकिन मैं जब उसको हवा में छोड़ रहा हूँ तो क्या होगा, वो नीचे गिर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक फोर्स है। क्या फोर्स है? गुरुत्वाकर्षण की वजह से ये नीचे। तो चलो पढ़ते हैं इसको। When an object falls towards the earth under the influence of gravitational force only, it is said to be a free fall. जब कोई वस्तु केवल गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसे मुक्त पतन कहा जाता है, ठीक है। केवल गुरुत्वाकर्षण, कोई अलग फोर्स नहीं, ठीक है। कौन सा गेम से समझा बोलो, थोड़ा सा समझा। मैं दो गिराने का एग्जांपल दिखाता हूँ, सबको इधर कोई लिखेगा नहीं अभी, कोई लिखेगा नहीं मतलब कोई, अगर क्लास में खुद हो कोई लिखेगा नहीं जब मैं बोलूं। ये है बॉल मेरे पास है, एक है ऑप्शन ए, ये हो गया एक, इसमें क्या है, ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। दूसरा है ऑप्शन बी, उस पर पता चला मैंने क्या किया, दूसरा फोर्स लगाया, फोर्स। ग्रेविटी किस में है, ऑप्शन ए में या ऑप्शन बी में? ऑप्शन ए ए में। ऑप्शन बी में ग्रेविटी नहीं है क्या? है, पर दोनों में ही ग्रेविटी है, लेकिन ऑप्शन बी में फर्क क्या है, एक्स्ट्रा फोर्स, मैंने अलग से फोर्स लगाया जिसकी वजह से इसको अच्छा सा एक बाउंस भी हुआ है, और उस पहले केस में क्या था, कोई फोर्स नहीं था, ठीक है। तो फ्री फॉल, तो हम लोग का डेफिनेशन वही कहता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टू
towards the earth under the influence of gravitational force only. Understand the meaning of only? या फिर हिंदी में बोले तो जब कोई वस्तु केवल गुरुत्वाकर्षण के वजह से या प्रभाव से पृथ्वी की ओर गिरती है। केवल का मतलब समझ में आ रहा है? केवल या ओनली का मतलब वही है सिर्फ। कितना मिनट हुआ? अभी 13 पे। हाँ? 13 पे एक बार किया था। किया कर दिया था ना? समझ में आया? केवल ग्रेविटी और कोई अलग फोर्स है। जैसे दूसरे केस में क्या था? ग्रेविटी के साथ मैंने फोर्स लगाया है ना पूरा बाउंसर देने के लिए, लेकिन वो मेरा एप्लीकेबल नहीं होगा फ्री फॉल में। ठीक है? अब फ्री फॉल कैसे निकालेंगे? फ्री फॉल किस वजह से होगा? ग्रेविटी की वजह से। अब एक बात बताओ, जहां पे फोर्स है वहां पे कोई एक्सीलरेशन है कि नहीं है? जहां बल है वहां पे कोई त्वरण है कि नहीं है? बताओ। है? ठीक है? तो अब मेरे पास ये देखो, ये मेरा फॉर्मूला है। थोड़ा सा ट्विस्ट किया मैंने फॉर्मूला में। पहले मैं ये लिख रहा था, है ना? पहले मैं m1 m2 लिख रहा था। अभी मैंने क्या लिखा? बड़ा m और छोटा m। बड़ा m कौन है और छोटा m कौन है? बताओ। बड़ा m1 है और छोटा m2 है। हाँ, वो तो समझ में आया। अच्छा, ठीक है। वो अभी घर से लिखे। कहाँ है वो? एसी चल रहा है ना उधर? पंखा का चला के बिठा दो उसे। ये तो ये फोन करवाओ उसको, किसी को घर से ले जाएंगे। क्या? पूरा एक साथ जाएगी ना? 4 घंटे का क्लास है, देख लो अंदर बैठ पाएगी ना वो? ठीक है, कोई दिक्कत हो तो घर पे कॉल कर। कैच। अभी बंद कर देते हैं। चला गया चौथा। जो मेरे पास ये था, ये बस मैं थोड़ा सा ट्विस्ट किया कि m1 के जगह मैंने बड़ा m दे दिया। बड़ा m का मतलब पृथ्वी, धरती, मां, m बड़ा है, और छोटा m मतलब स्पंज जैसे कुछ की रेंज। ठीक है? या फिर ये छोटा गेंद या कुछ भी, या ये चौक हो, सब कुछ पृथ्वी के वजन से तुलना में बहुत कम है। पृथ्वी का वजन कितना है किसको पता है? मुझे भी नहीं पता। वजन नहीं बोलेंगे, पृथ्वी का द्रव्यमान या मास। ठीक है? नहीं पता होना कुछ अस्वाभाविक नहीं है। पृथ्वी का मास है इतना सा मास है पृथ्वी का, इतना सही मास है पृथ्वी का 5.9722 into 10⁻24 kg। ये है पृथ्वी का द्रव्यमान या मास। मेरा है 70 74 ऐसा है। कितना फर्क है? चौक का होगा शायद 1 ग्राम। ठीक है? तो इसलिए मैंने इसको कर दिया छोटा है, और ये r² की जगह मैंने क्या कर दिया? बड़ा r²। ये बड़ा r क्या है? ये बड़ा r है, ये मान लो पृथ्वी, ये मान लो मैं, ये हो गया r, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। ठीक है? लेकिन ये जो है पृथ्वी का, ये अगर मैं बोलूं ये है 6400 किलोमीटर, या फिर r हम कहेंगे ये है 6400 किलोमीटर। वहां से वहां पे मेरा 1-1.5 मीटर का हाइट कोई मायने रखता है? ठीक है? तो कुल मिला के कहा जाए
ये m2 को भी हम हटा सकते हैं, मतलब ये m2 को हम अगर m लिख रहे हैं और छोटा r को अगर बड़ा r लिख रहे हैं तो ये मतलब ये इस m को भी हटा सकते हैं और ये r में हमारी जो दूरी है, हमारी जो हाइट की जो आधी हाइट है उसको जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। सेंटर टू सेंटर कह रहे थे ना, हमारा सेंटर से लेना पड़ेगा, हमारा सेंटर तो हमारा आधे से आधा लेने का जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि वो ऑलरेडी 6400 किलोमीटर है। ठीक है, तो इसको हम लोग सिंपली ये सब हटा के एकदम इधर तक आ जाता है। समझ में आया? सबको हम मिटा देंगे, ये सब कोई मायने नहीं रखता है, सिंपल ही है। एक और चीज थोड़ा सा गलत बोला यहाँ पे, ये हो सकता है सब कोई अपने भार के वजह से या वेट के वजह से ही फ्री फॉल में गिरते हैं, है ना, कोई अलग कुछ नहीं। और वो भी है अपने पास ये, इस तरीके से भी देखो तो ये छोटा m और छोटा m कट जाएगा, ये अपना ही मास है, अपना ही मास है। ठीक है, अपना ही द्रव्यमान, छोटा m कट गया तो क्या बचा, छोटा g इज इक्वल टू gm/r²। ठीक है, तो इसको अगर कैलकुलेट करोगे, पृथ्वी का मास जो 5.972 बताया और जो रेडियस 6400 किलोमीटर बताया और g जो है अपना 6.67 × 10⁻11, सब इसको जोड़ के भाग लगा के गुना करके ये आता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, तो बड़ा जी क्या है 6.67 × 10⁻11, छोटा जी क्या है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसी चीज को ही हम लोग थोड़ा स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं, बस देख लो। ये अपने पास है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल लॉ से, ये अपने पास है वेट है अपना, भार है अपना mg, तुम्हें दिख रहा है ना, F इक्वल टू W कर दोगे तो ये हो जाएगा gmm/r² इज इक्वल टू mg। फिर आगे बढ़ेंगे तो mm काट दोगे तो दोनों पक्षों से m को काटेंगे तो g इज इक्वल टू gm/r²। अब ये सारा वैल्यू या मान तुम लिख दो। ठीक है, अरे लिखो नहीं, मैं बस तुम्हें ऐसे बता रहा हूँ। ये चीज मैं ऐसे क्यों दिखा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, तुम लोग घर में जाओगे, वीडियो देखोगे, पॉज प्ले कर करके हर एक स्टेप को प्रैक्टिस करोगे। हो सकता है, सबसे हो सकता है। ठीक है, और इसको जब हम लोग ये कैलकुलेट कर लेते हैं, देखो सब इधर देखो, ये सारा चीज, ये क्या है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कौन सा जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये क्या है m, पृथ्वी का मास या द्रव्यमान, r क्या है रेडिएशन ऑफ पृथ्वी का जो रेडियस या फिर अपना सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, जो दूरी है पृथ्वी से हमारी दूरी क्या, पृथ्वी की रेडियस ही, और क्या, इस सब को हम लोग एक साथ कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास g क्या आएगा 0.8। एक चीज मैंने तुमने देखा क्या, मैंने ये ना लिख के ये लिखा, इसका मतलब ये है कि 9.8 के आसपास है, इसका मतलब है कि आसपास अप्रोक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है, क्या जाना पहचाना लग रहा है? तो मोशन का पहला 3 इक्वेशन हमें कौन बताएगा? मोशन चैप्टर में, पहला चैप्टर में हम जो पढ़े थे वो कौन कौन बताएंगे, दिखाएंगे नहीं, कौन कौन बताएगा? पहला इक्वेशन इधर से आवाज ज्यादा आ रहा है, इधर से आवाज कम आ रहा है। दूसरा इक्वेशन s = ut + ½
तुम लोग को वो याद है v इक्वल टू u प्लस at तो याद है ना, तो एक्सीलरेशन का त्वरण का इस सूत्र से आ रहा है। दूसरा जो है आधा किलो आटा उठाकर क्या बन गया, शेर बन गया। ठीक है, तो भूल गए सब, आधा किलो आटा 2 बार उठाकर शेर बन गया। ठीक है, ये अपना इक्वेशन पहला तो पता ही है, तीसरा तो कौन बताएगा, तुम बताओ। दिस इज योर टर्न। पता नहीं करना उसको, बहुत जरूरी 2 गधे, चलो हमने हिंट दे दिया। यस बहुत जरूरी, वेरी यूजफुल, वेरी यूजफुल, 2 गधे। ठीक है, अब इसी के साथ थोड़ा खिलवाड़ करते हैं। जब ग्रेविटी की वजह से पतन हो रही है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के लिए जब क्या पतन हो रही है, तो ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कौन सा, बड़ा या छोटा, छोटा। ठीक है, एस की जगह क्या लिख सकते हैं, हाइट, एच फॉर हाइट या उच्चता। ठीक है, फिर इधर, ठीक है, हाँ ये एच का मैं बता रहा हूं, तुम एस भी लिख सकते हो, डी भी लिख सकते हो, डी फॉर दूरी, एस फॉर दूरी, एच फॉर हाइट, कुछ भी। ठीक है, लेकिन ए की जगह जी लिखना अनिवार्य है। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है एस है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जी लिखना जरूरी है कि जी के बिना ग्रेविटी होता ही नहीं है। These 3 equations of motion remain the same. Replace acceleration A with gravitational acceleration G. ये गति के तीनों समीकरण समान रहते हैं, बस त्वरण A के स्थान पे गुरुत्वीय त्वरण या G को प्रयोग किया जाता है। G को हम लोग क्या बोलेंगे हिंदी में, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, कुछ समझाना है इसमें, नया चीज तो नहीं है ना, कुछ आगे बढ़ते हैं। चलो, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून, चंद्रमा पर वस्तु का भार। पहले ये बताओ, चंद्रमा में चलते हैं तो क्या होता है, हल्का फील होगा, इसमें हल्का फील होगा, हल्का फील होता है। एक बात तो सही बोला आकाश ने, ठीक है, ये मैं ऐसे चल रहा हूं तो वो ऐसे नहीं हो पाता, वो थोड़ा ऐसे हो जाता है। ठीक है, और मैं मान लो ऐसे थोड़ा सा उछल के चलने का कोशिश करता हूँ, ज्यादा उछलेगा, तो मैं पूरा ऐसे उछलूंगा वहां पे, इसमें चंद्रमा पे। इसका कारण ये है कि हम लोग का जो गुरुत्वीय त्वरण जो है वो जी है, और उन लोगों का मून का जो है GM, छोटा m, ये मून का जो ग्रेविटी है, मतलब मून का गुरुत्वीय त्वरण वो है 1/6 ऑफ अपना पृथ्वी का, मतलब पृथ्वी से 6 के साथ भाग लगा लो तो मतलब पृथ्वी का ये है। ठीक है, ये पृथ्वी का है, उसका ये है बटा 6। ठीक है, इसका कहने का मतलब यही है, 6 से भाग लगा लो तो भार हम लोग कैसे निकालते थे, किसी वस्तु का, किसी का वेट कैसे निकालते थे, न्यूटन में ये था वेट, भार ये था अपना, मास से गुना कर लो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन को या गुरुत्वीय त्वरण को, तो वही चीज भार अपना भी क्या हो जाएगा, ये 6 से भाग लगेगा तो भार अपना क्या होगा, 6 से भाग लग जाएगा। तो मान लो तुम्हारा वेट कितना है, ऐसे कोई अपना वेट बताओ, कोई भी तो वेट निकाल के, हाँ 30 तुम्हारा 30 की है, तो मून पे तुम्हारा वेट हो जाएगा 30। ठीक है,
मान लो कोई 45 के 48 केजी का है, नून पे वो हो जाएगा 48 बटा मतलब कितना 8 केजी हो जाएगा। ठीक है। Hence weight of an object on the moon is 1/6 of the weight of the Akash. Yes. Akash. Hence weight of an object on the moon is 1/6 of its weight on the Earth. ठीक है। इस प्रकार किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 होता है। ठीक है, याद रहेगा। चलो शुरू करते हैं मजे। जरूर सेवा में हाजिर, पर तुम लोग सेवा में मेवा मत देना। अच्छा पहले देखो क्या लिखा है, मुझे हिंदी से ज्यादा प्यारा है, हिंदी में बोलो क्या लिखा है। समझ में आया? प्रत्येक का द्रव्यमान 10 केजी मतलब क्या? दोनों का ना, एक का दोनों मिला के 10, दोनों मिला के 10 केजी। एक का 10 है, एक का 10 है। हाँ, क्या लिखा है? दो वस्तुएं, प्रत्येक द्रव्यमान 10 केजी, दोनों मिला के द्रव्यमान 10 केजी नहीं, प्रत्येक का मतलब इसका भी 10, इसका भी 10। ठीक है। 2 मीटर की दूरी पे रखा हुआ है, इनके बीच का गुरुत्वाकर्षण निकालना। इंग्लिश, 2 bodies each of mass 10 kg. How many bodies are there? 2 bodies are there of mass 10 kg and are placed 2.0 meter apart. 2 meter apart. Calculate what? Gravitational force. अच्छा, बताओ कैसे होगा? बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है। सर वो G M1 M2 में पुट करने का आंसर है। सही बोल रहा है? ये 1 into by 8 को लगा सकते हैं। Yes. हाँ सर, हाँ सर। तुम लोग ये सही बोल रही है क्या? गलत बोल रही है। बताओ तू। बस दे दिया ना कॉन्फिडेंस पे। कॉन्फिडेंस नहीं था इसके हाँ में, इसलिए मैंने सही तो बोल रही है। अभी तो पढ़ी, ये पढ़ी कि नहीं पढ़ी? देखो ये पढ़ी कि नहीं पढ़ी? अभी पढ़ी ना? तो क्या है इसमें? दो वस्तु प्रत्येक का द्रव्यमान 10 केजी, तो कहाँ 10 केजी कहाँ लगेगा? इसमें समीकरण में कहाँ लगेगा? M1 और M2 10-10 केजी। सिंपल। दूरी कितनी है? 2.0 मीटर। हाँ, तो वो 2 मीटर कहाँ लगेगा? R square. बस जी पता है? बड़ा जी अभी बताया था 6.67 10 to the power -11। याद है? ध्यान रहता नहीं है तुम्हारा। कहीं दिक्कत हो इनका हाथ उठाओ, समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा स्लो जाइए, मुझे फिर से समझाइए। ये सब शब्द मुझे अच्छे लगते हैं, तुम बोल सकते हो। ठीक है। तो अपने पास क्या दिया हुआ है? M1 equal to कितना 10 केजी, which is also equal to M2। M1 M2 दोनों 10 केजी है। ठीक है। दूरी कितनी है? 2.0 या फिर 2 मीटर। ठीक है। जी कितना है? 6.67 into 10 to the power -11. सही जवाब। ठीक है। इसमें रख के लिख निकाल सकते हो, समय लगेगा थोड़ा, ये फालतू सा चीज है ना। निकाल सकते हो कि नहीं? निकालो तो कितना हो रहा है? सर निकाल लिए, बस वो 10 के पावर -11 नहीं हो रहा। कैसे निकालो? 1 2 कट के 5, एक और 2 कट के एक और 5, है ना? नहीं ना, निकाल। बड़ी
मैं 2 into 2 लिख सकता हूँ और एक 2 कट के 10 के साथ क्या होगा 5, 10 से 2 को भाग लगाओ तो क्या आएगा, तो ये 10 भी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो मेरे पास ये कुल मिला के आएगा क्या 6.67 10 का पावर -11। 5 into 5 कितना होता है 25। 25। अब इसका हिसाब लगाना है। इसका हिसाब तुम लोग अभी करने बैठोगे कर ली कितना है 166.75 into 10 to the power -11 166.75 मत बोलो कभी 166.75 पॉइंट के बाद जो भी संख्या आती है तुम लोग हम लोग 75 750 752 ऐसे करके नहीं बोलेंगे 0.75 ऐसे बोलेंगे, ठीक है। इसको कैसे बोलोगे 36.278 हिंदी में 36.278, ठीक है। दशमलव के बाद या पॉइंट के बाद जो भी है उसको कभी हम लोगों को पूरा नहीं बोलना है, एक एक करके एक एक अंक को पकड़ के हमें बोलना है, ठीक है। तो 166.75 -11 इसको अभी भी ठीक किया जा सकता है। हमेशा याद रखना ऐसे फॉर्म में कोई समीकरण या इक्वेशन को लिखोगे ऐसे में हम लोग लिख सकते हैं ना k पावर 10 पे मतलब कुछ गुना 10 पे पावर कुछ, ऐसे अगर हम किसी चीज को लिख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं बड़ा कुछ है मतलब 10 पे पावर 10 20 50 या 10 पे पावर -5 10 20 50 तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं जैसे एवोगाड्रो नंबर। कौन कौन एवोगाड्रो नंबर जानते हो, ठीक है ये मतलब इसमें नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो इस फॉर्म में लिखने के लिए हम इसको क्या करेंगे 1.6675 लिख सकते हैं into 10 to the power 2 है ना। 10 to the power 2 कितना है 100। 1.6675 के साथ 100 गुना करेंगे तो पॉइंट कहां पे चला जाएगा 1.66 पे बात 166.75 है ना, वही चीज है। तो इसको मैं घुमा के 1.6675 into 10 to the power 2 लिख सकता हूं और इधर मेरे पास ऑलरेडी 10 to the power -11 है, तो ये कुल मिला के कितना हो रहा है 10 to the power -9 ये +2 है ये -11 है तो क्या होगा -9। इसको समझ में नहीं आया कृपया खुशी खुशी हाथ उठाएं बिना किसी द्वंद्व या दुविधा के। इसको समझ नहीं आया ना, चलो फिर से बताते हैं प्रॉब्लम शुरू से ना कैलकुलेशन। यस बताते हैं ये मेरे पास 6.67 into 10 to the power -11 गुना 25 आया, यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। इसको 25 गुना 6.67 के साथ 25 गुना करेंगे तो क्या आएगा 166.75, ठीक है। बचा क्या -10 to the power -11 गुना 10 to the power -11 भी बचा है मेरे पास। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं पॉइंट को 2 प्लेस आगे कर दिया, ठीक है। तो 2 प्लेस आगे किया मतलब क्या एक के बाद उतना शून्य डालना है। कुल मिला के देखो 1.6675 गुना 100 करोगे तो ये पॉइंट पीछे चला जाएगा ना। ये पॉइंट वाला एग्जांपल किया ना मैथ्स में, तो ये हम गुना करेंगे तो ये पॉइंट पीछे चला जाएगा 2 प्लेस, तो फिर वापस घूम के क्या होता है 166.75। तो उसी 166.75 को मैंने लिखा 1.6675 गुना 100, मतलब 100 को हम क्या लिख सकते, अच्छा चलो into 10 to the power -11 इसको हम वापस लिख सकते हैं 1.6675 into 10 to the power 2 to 10 to the power -11।
1.6675 into 10 to the power plus 2 minus 2. समझ गए? तो क्या होगा? -9. समझ गया सब कोई? खुशी खुशी? दुख का कोई कारण नहीं. आगे बढ़ते हैं. इसमें हम नहीं बोलेंगे. प्रॉब्लम 2 हम हटा दिए कुछ कारण की वजह से. इसमें हम 3 में डायरेक्ट फोकस कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर से मतलब नहीं है, क्वेश्चन से मतलब है. थोड़ा सा एक्सीलरेटर पे पैर डालना है सबको, नहीं तो हम लोग पीछे रह जाते हैं, है ना. एक व्यक्ति का 80 kg है, ठीक है. फाइंड इट्स वेट ऑन अर्थ एंड इट्स वेट ऑन मून. बहुत आसान है, बहुत आसान. तो हम भी देख लेते हैं. छोटा हो जाएगा स्क्रीन, मतलब वो रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है ना. हाँ बिल्कुल. एक व्यक्ति का 80 kg है मास, या 80 kg द्रव्यमान, ठीक है. ठीक है. हम लोग को 2 जगह पे, पृथ्वी और चंद्रमा पे, उसका वेट निकालना है. कैसे निकालेंगे? सिंपल. ये लिख सकते हैं वेट इक्वल टू mg. हाँ, आप ये भी लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं, ठीक है. क्या हम इसको फिर वापस से ये भी लिख सकते हैं? लिख सकते हैं मून वाला, चंद्रमा वाला, ठीक है. अब इससे आसान और क्या चीज है? इसको सब बताओ. अब ये होगा मेरा बस इतना सा. जल्दी से हिसाब करके लिख लेते हैं. आ रहा है. क्या लिखा है? 784 न्यूटन. और ये होगा 784 बटा 6. ठीक है. तो थोड़ा हिसाब करना पड़ेगा. अच्छा एक चीज बताओ, एक चीज थोड़ा आसान कर देते हैं. ये अगर 80 गुना 10 होता है तो लोग तुरंत लिख देते हैं. हाँ, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है क्या? n minus 0.2 9.8 वही होता है ना सर. तो 80 into 100 कितना होता है? 80 into 10 800 और 80 into 0.2 8 into 2 कितना होता है? 8 into 2 होता है 16. 80 into 2 कितना होता है? 160 और 0.2 मतलब एक आगे लगा दो. 800 minus 16 कितना होता है? 784. 784. सिंपल. उसको लिखा हो कितना हो रहा है? ये आएगा इतना. ये थोड़ा सा करना पड़ेगा. सर पॉइंट कहाँ है? हाँ 130.667. ठीक है. आगे बढ़े. हाँ. चलो ये बताओ
कैसे होगा? समझ में आया ना पिछला वाला? बहुत आसान है ये बताओ कैसे होगा? Find the gravitational force between Earth and a 1 kg object on the Earth's surface. ये तो 9.8 है। हाँ? 9.8 है। क्या? फोर्स। फोर्स निकालने बोला गया। तुम्हें यहाँ पे दो चीज करना है। पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। पृथ्वी जिसका द्रव्यमान दिया हुआ है, ठीक है, और एक ही वस्तु के बीच में उसका सतह पर गुरुत्वीय बल निकालना है, ठीक है। जांच कीजिए कि ये mg के बराबर है कि नहीं। सिंपल, ठीक है। हम लोग किए थे ना, ये किए थे और ये भी एक किए थे। ये बराबर है जी। तुम्हें पहले ये निकालना है, उसके बाद ये निकालना है, फिर देखना है कि दोनों बराबर है कि नहीं। करे? चलो पहला निकालते हैं। F1 जी कितना होता है बताओ? 6.67 into 10 to the power minus 11। 6.67 आ रहा है का वीडियो? ऐसे आ रहा है। 10 to the power minus 11। m कितना दिया हुआ है? m 5.97 into 10 to the power 24। अब छोटा m की जगह क्या लिखेंगे हम? बताओ। हाँ m की तो ठीक है, m की जगह क्या वैल्यू कितना होगा, मान कितना होगा उसका? 9 कोई कुछ नहीं बोल रहा है, उधर बातें चल रही है, तुम लोग निकल जाओ घर से। क्या बात कर रहे थे बोलो? पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा तो वो भी बोलो ना, हम कुछ थोड़ी मना करेंगे। तो लोग पीछे बैठ के आराम से भी करो। 1 kg होगा। किसी को पढ़ने का मन नहीं करे, बोर्ड लगे तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बैठ के से बात करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। आर बताओ, आर कितना है? 6.37 कितना है? 10 to the power 6। 6 ये होगा स्क्वायर है ना, ये तुमको निकालना है भाई साहब। मैं ये मेहनत करने को भी मना ही करूंगा, तुम आराम से बैठ के घर में निकाल के देखना। इसको थोड़ा देखते हैं। सब पावर वालों को एक साइड कर देंगे और नॉर्मल वाला सबको एक साइड करेंगे, तो ये हो जाएगा मेरा 6.67 गुना 5.97 बटा 6.37 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या है? इंटू 10 to the power minus 11 ऊपर, 10 to the power 24 भी ऊपर, और नीचे 10 to the power 6। 10 to the power 12। 6 into 2 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 10 to the power 12 ऊपर जाएगा तो क्या होगा? 10 to the power minus 12 है ना, तो ये हो जाएगा
अच्छा इसका वैल्यू मैं बता रहा हूँ, इसका वैल्यू आएगा 0.981, ये हिस्सा जो ठीक ठाक है, जो 6.67 गुना 5.97 बटा 6.67 गुना 10 to the power -11, इसको ऊपर करेंगे तो 10 to the power -12 गुना 10 to the power +24, ठीक है। इसको हम करेंगे तो 0.981 गुना 10 to the power -23 प्लस 24 मतलब 0.981 गुना 10, तो क्या होगा 9.81, ठीक है। और mg निकालोगे क्या, 1 into 9.81 कितना आएगा 9.81 बराबर है, ठीक है। समझ में आया, सबको समझ में आया, रीमा रिया अंडरस्टूड, ठीक है, ठीक है। वीडियो में आ रहा है ना बढ़िया से, बस सब पॉज प्ले करके देख लेना, क्लास लेट हो जाएगा ना। चलो ये वाला आ रहा है, बताओ क्या बोल रही हो। चलो ये वाला प्रॉब्लम देख लेते हैं, आगे और कौन सा प्रॉब्लम है देखते हैं, बहुत सारा प्रॉब्लम है। Stone is dropped from a race from height of 20 meters. Find the time to reach the ground and its speed on hitting the ground. एक पत्थर 20 मीटर ऊंचाई से आराम अवस्था में या विश्राम अवस्था में छोड़ा जाता है। पता कीजिए जमीन पर पहुंचने के समय और जमीन पर पहुंचने पर उसकी वेग। बहुत सिंपल है, लेकिन हम लोग का पहला चैप्टर जैसा ही है ये। क्या क्या दिया हुआ है देखो, हाइट दिया है 20 मीटर, है ना, है कि नहीं, और अपने पास जी है, जी है 9.8। मैं एक चीज तुम लोगों को बोल दूंगा, जी यहाँ पे 10 ले लो, जी बराबर 10 ले लो, 9.8 10 ज्यादा अंतर नहीं है। जी यहाँ पे हम लोग मीटर पर सेकेंड कौन बोला है, सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। U कितना है, 0, U आराम अवस्था का मतलब क्या है, रेस्ट पे कर रहा है, रेस्ट पे है, मतलब प्रारंभिक वेग कितना होगा 0, ठीक है। अंतिम वेग v कितना है 20 मीटर, अंतिम वेग v, स्पीड ऑन हिटिंग द ग्राउंड, क्वेश्चन मार्क। कितना समय लगा है वो भी निकालना है। क्या हो रहा है यहाँ पे, एक यहाँ पे रहता है वस्तु ऐसे, उसको आराम से छोड़ा जा रहा है, नीचे आके वो ढंग से हिट करता है, ठीक है। ये हाइट हमको दिया हुआ है 20 मीटर, 20 मीटर, ठीक है। जी हमें पता है 10, ठीक है। हमें पूछा गया है u भी पता है, यहाँ पे u कितना है 0। हमें पूछा गया है कि यहाँ पे पहुंचने पे v कितना लगेगा और टाइम कितना लगेगा। इससे आसान सवाल कुछ है, बताओ क्या यूज करोगे, d बराबर u प्लस dt, d भी पता नहीं d भी पता नहीं, दोनों चीज पता नहीं, कैसे निकालोगे बताओ। सेकंड वाला कौन बोला, लास्ट वाला परफेक्ट, सही जवाब। इसमें भी तो फिर नहीं होगा h is equal to प्लस हाफ gt स्क्वायर। यहाँ पे t भी नहीं पता
थर्ड वाला, सॉरी टी भी नहीं पता है और भी नहीं। भी है ही नहीं, एग्जैक्टली। थर्ड इक्वेशन में जाने के बाद कौन बोल रहा है? सही तो है। एच कितना है? 20 20। यू कितना है? 0 तो ये वाला क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा 0 प्लस हाफ। जी कितना है? टी कितना है? टी है, ये हमें पता नहीं। तो ये हो गया मेरा b इज इक्वल टू हाफ इंटू 10 इंटू टी का स्क्वायर। ठीक है, 2 और 10 काटेंगे तो क्या आएगा? 5 5 5 नीचे चला जाएगा। टी स्क्वायर इज इक्वल टू 20/5 कितना आएगा? 20/5 4 4। टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, तो टी कितना होगा? 2 सेकेंड। टी आ गया? मिल गया? अब दूसरा v पता करना है। v कैसे ज्ञात करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन से u प्लस gt। u कितना है? g कितना है? t कितना है? 2। v कितना हुआ? इधर पर सेकंड देख लो, प्रॉब्लम देख लो, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। मैं पहले h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर यूज किया। हमारे पास h है, g है, u है, v हमें ज्ञात करना है, t हमें ज्ञात करना है। ठीक है, h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। तीनों इक्वेशन अगर देखा जाए कि पहला इक्वेशन में v इज इक्वल टू u प्लस gt, v भी है, t भी है, और दोनों में पता नहीं, हम नहीं निकाल पाएंगे। आखिरी में क्या है? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। ये भी हम यूज कर सकते हैं। और सर यहाँ पे आप जो 9.8 को 10 मान के चले तो फिर घटाना पड़ेगा। नहीं ठीक है, तुम मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये बात बता दे रहा हूँ, जब ये g इक्वल टू 10 दिया रहे क्वेश्चन में तभी करना है। बहुत सारे अच्छे स्कूल क्या करता है, अगर कोई g 10 है, 10 लेके किया है तो उसको उस हिसाब से नंबर देता है। कोई g 9.8 लेके किया है, जो आंसर आया उसको भी नंबर देता है। ये हम लोग दोनों मान सकते हैं, क्योंकि लेकिन कुछ स्कूल होता है बदमाश। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं कि नहीं, क्वेश्चन में 10 नहीं लिखा है तो हम काट देंगे, ऐसा करता है। ठीक है, तो अपना स्कूल ज्ञात कीजिए कैसा टाइप का है, उस हिसाब से लिखिए। क्वेश्चन में अगर g 10 दिया है तो अब तो आंख बंद करके g इक्वल टू 10 लेके करो। लेकिन अगर क्वेश्चन में 10 नहीं दिया है, अगर आपका स्कूल खुश है 10 लिखने में, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका स्कूल खुश नहीं है तब तो आप अक्सर एग्जाम का स्कूल से क्या डिफर होता है? स्कूल पे कॉपी नहीं चेक होता है। बात तो सही है, ये भी सही है। देख लेना, पता कर लेना स्कूल से एक बार कि सर अगर हम g 10 लिखते कोई दिक्कत है सर आपको? आप दुखी तो नहीं होंगे, आप ही एग्जामिनर बस। ठीक है, तो हमने h इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर यूज किया। u की जगह 0 हमने रख दिया, हाफ gt स्क्वायर t की जगह 10, h की जगह 20, t हमें पता नहीं, t स्क्वायर ऐसे रख देंगे। तो फिर इधर हिसाब करके मेरा t स्क्वायर आता है 4, तो t आता है 2 सेकंड। फिर t मिल गया मुझे, g मेरे पास पता है, u मुझे पता नहीं, v मुझे निकालना है। u मेरे पास पता है कि 0 है, सॉरी, तो v इज इक्वल टू u प्लस gt 10 इंटू 2, 0 है u, उसको लिखने की जरूरत नहीं, 10 इंटू 2 टोटल आया 20 मीटर पर सेकंड। ये मेरा सिंपल सा सवाल है। ये निकाल सकते हो क्या? पढ़ो तो ज्यादा अच्छे से। अच्छा, तुम लोग ब्रेक में क्या करते हो? जब 10-15 मिनट का ब्रेक मिलता है तब क्या करते हो? हाँ, क्या करते हो? मतलब हाँ नहीं, अगर नीचे भी जाते हो तो क्या करते हो? मतलब कुछ खाने पीने जाते हो ना, ऐसे बस घूम के टहल जाते हो? खाने जाते हो ना, तो क्या खाते हो तुम
जो टिफिन नहीं लाते हैं वो लोग क्या खाते हैं? जो खाते नहीं है उनका भी कोई टेंशन नहीं है, मेरे तरह ये खाते पीते नहीं है काफी ज्यादा। जो खाते हैं नीचे जाकर टिफिन भी नहीं लाते वो लोग क्या करते हो? कुछ तो खाते हो या नहीं खाते हो तो ऐसे टहल के आ जाते हो, कुछ तो करते हो, खाने के लिए जाते हो ना। अगर बिस्किट दे दिया जाए आज के लिए कोई दिक्कत है? 2-2 4-4 बिस्किट खा लो तो दिक्कत है क्या? बस आज हम नीचे जाने नहीं देंगे, ठीक है? नीचे इवेंट चल रहा है और हम लोग का भी थोड़ा ये पीछे ही चल रहा है। हम लोग थोड़ा बैठ के जब तक केमिस्ट्री वाले सर आते नहीं है तब तक हम लोग ये चीज करेंगे, ठीक है? चलो ये क्वेश्चन पढ़ लिए। बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ स्पीड q equal to 15 मीटर पर सेकंड. Find the time to reach the maximum height reached and total time of flight. मतलब एक बॉल को हम नीचे से फेंक रहे हैं, ठीक है? तो देखते हैं नीचे से फेंकने से बॉल को कैसे होता है। ये बॉल है, ऐसा नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, ये हाइट उसको एक मिल रहा है, तो ये हो गया मेरा h, ठीक है? नीचे हम कुछ स्पीड दे रहा है इसको 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मेरा 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है? तो ये क्या होगा, u या v? u ये प्रारंभिक है, प्रारंभिक, अंतिम नहीं है, ये प्रारंभिक है। अच्छा, अब एक चीज बताओ, ऊपर जो पहुंची बहुत छोटे देर के लिए वो रुकती है कि नहीं रुकती है? रुकती है। तो ऊपर मैं ये लिख सकता हूँ, अंतिम वेग v बराबर 0, फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ, ठीक है? तो मेरे पास v भी हो गया, u है v है, h नहीं दिया, ठीक है? हम लोग को बोल रहा है कि टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, ठीक है? एंड मैक्सिमम हाइट रीच्ड एंड टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। जी हमारे पास है कि नहीं है ना? ठीक है, हम चलो इसके लिए भी हम 10 कर लेते हैं, ठीक है? ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। जी 10 है कि नहीं है? तो जी है कि नहीं है? जी तो है ना। तो कौन सा हमें मान लो t निकालना है, t निकालना है, h भी निकालना है, और ये भी निकालना है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है? इसमें बात में आएंगे, पहले इसको बोलो, ये छोटा टी कैसे निकालोगे? क्या वो सही बोल रहा है? पहला इक्वेशन लग सकता है, v बराबर इक्वल v लग सकता है ना? ऑफ कोर्स v बराबर इक्वल v, ठीक है? u मेरा कितना है? 15, जी कितना है? 10, ठीक है? u कितना है? 0, और टाइम मुझे ज्ञात करना है। तो t क्या होगा? -15 बटा 10, है ना? 15 इधर आ जाएगा, 10 नीचे चला जाएगा, तो ये हो गया -1.5। -1.5 होता है टाइम कभी नहीं ना? 1.5 टाइम तो कभी माइनस नहीं हो सकता ना, तो उसको 1.5 भी लिखेंगे हम, ठीक है? आगे 1.5 सेकेंड, और क्या निकालना है? h निकालना है। h कैसे निकालेंगे? इधर से बताओ कोई, h कैसे निकालेंगे? इधर से बताओ, अभी पिछला प्रॉब्लम भी किया है, सेकंड इक्वेशन क्या लिखेंगे हम? सेकंड रूट भी बताओ, पैटी बताओ, h इज इक्वल टू, परफेक्ट, बैठ जाओ। u अपना है 15, t कितना है? 1.5 प्लस हाफ, g कितना है? 1.5 का स्क्वायर, बस इसको हिसाब करना है।
कोई दिक्कत, कोई शक? 1.5 का स्क्वायर कितना होता है? 15 का स्क्वायर कितना होता है पहले ये बताओ? 225। 225। जो लोग याद रखे उनके लोगों को थैंक यू सो मच, जो लोग याद नहीं रखे आई डोंट नो। ठीक है, 15 का स्क्वायर होता है 225, तो 1.5 का स्क्वायर कितना होगा? 2.25। 2.25। यस, परफेक्ट। तो 1.5 into 1.5 होता है 2.25। 15 into 1.5 कितना होगा? 22.5। एक ज्यादा है उसमें, है ना? तो मेरे पास ये 22.5 प्लस 5 into 2.25, तो ये होगा 5 into 2.25 करेंगे कैसे? 11.25 कैसे हो रहा है? 5 into 2.25 देख के जिसको डर लग रहा है उसको थोड़ा उनका डर कम किया जाए पहले। वेरी सिंपल, देखो 5 into 2.25 दिया है, 5 into 2 कितना होता है? 10। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 into 2 plus 0.25 लिख सकते हैं। 5 into 2 हो गया 10 प्लस 5 into 0.25 करना है। 0.25 मतलब कितना? 25 पैसा। देखो 2 25 पैसा मिलकर कितना होता है? 50 पैसा। 3 25 पैसा मिलकर 75 पैसा। 4 25 पैसा मिलकर कितना होता है? 1 रुपया। ठीक है, तो 4 into 0.25 कितना होगा? 1। इसके बाद एक और भी मल्टीप्लाई हो रहा है। 4 into 0.25 प्लस 1 into 0.25, 5 है ना? तो वो हो जाएगा 1.1 तो हो गया 4 गुना बढ़ने पे, एक और आने पे वो हो जाएगा 1.25, तो ये होगा 11.25। ऐसे करने से कितना आसान हो जाता है ना? ठीक है, तो ये कितना होगा? 22 प्लस 11 कितना होता है? 33, है ना? 33 लिख दिया मैंने। 0.5 प्लस 0.25 कितना होता है? 0.5 प्लस 0.25 कितना होता है? 50 पैसा और 25 पैसा जोड़ोगे कितना होता है? 75 पैसा। तो 0.75 कितना होगा? मीटर पर सेकेंड, मीटर, किलोमीटर, आवर, क्या होगा? मीटर पर सेकेंड जो बोलो उसको पत्थर फेंक के मारेंगे। मीटर है, हाइट है भाई। आया समझ? चलो आगे बढ़ते हैं। ओह सॉरी राहुल गांधी बोला सॉरी। ठीक है, कुल उड़ान समय बताइए, मतलब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। एक है टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, ये एक हो गया। ये जो ऊपर गया यहाँ तक उसका एक टाइम हो गया, वो मेरा है 1.5 सेकेंड। ये पूछ रहा है कि कुल उड़ान समय, मतलब ये गया और वापस आया, ये पूरा समय हमें बताना है। बस दुगना है टाइम का, और कुछ 3 सेकंड। कैपिटल T है तुम्हारा, छोटा t into 2, तो ये हो गया 1.5 into 2, दैट इज 3 सेकेंड। ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। ये वाला होमवर्क के लिए रखे। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 30 मीटर टावर अ स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड। हम इसका फोटो खींच देना, हम ग्रुप में डालेंगे। ग्रुप में एक्टिविटी बढ़ाना है। ग्रुप में सब अपना एडमिशन नंबर और कौन सा गेट कहाँ रहता है ये सब लिखते हैं, लेकिन काम का चीज कोई कुछ नहीं लिखता है। सर क्लास है, सर ये है, वो है, ये सब लिखते हैं, लेकिन पढ़ाई का चीज कोई कुछ नहीं लिखता है। हम डायरेक्ट ग्रुप में देंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, सब घर में दिमाग लगाएंगे इस पे। ये भी आसानी है भाई। 12 मीटर पर सेकेंड वेग से किसी को ऊपर फेंका जा रहा है तो वो कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगा? आराम से कर सकते हो। थर्ड इक्वेशन लगेगा यहाँ पे। b ऊपर जाके 0 होगा, नीचे u तुम 12 देके फेंक रहे हो उसे, g तुम्हारे पास है, h निकालना है, b² - u² = 2c।
क्वेश्चन मैं ग्रुप में दूंगा आज। ठीक है सर। और पिछले क्लास में भी कुछ क्वेश्चन है जो कि वीडियो के एंड में, जो आज वीडियो आएगा, इससे पिछले वाला क्लास का जो वीडियो आएगा, वीडियो के एंड में कुछ क्वेश्चन था लास्ट क्लास में अटेंड किए, वो देखे होंगे। तो वो क्वेश्चन और ये जो प्रॉब्लम देंगे ये बनाना है ना। और ये तीसरा 3 सवाल हो जाएगा ना। देखो यस सर। बनाना है लेकिन। चलो थोड़ा सा पानी पी लो, नया कॉन्सेप्ट पे जाएंगे हम लोग। पानी वानी पी लो सब थोड़ा, अगर पीना है तो। थर्ड, b square minus u square is equal to 2as, b square minus u square equal to 2gh। याद आया? बस दिमाग में जोर डालो। याद नहीं आया तो क्या हुआ, रट लो, मैंने मुंह से बोला तो नया कहानी शुरू होगा अभी, इसलिए थोड़ा पानी वानी पी लो जब तक केमिस्ट्री सर आता है। ऑफ कर दे। नया एक चीज है हमारे पास अभी, थ्रस्ट एंड प्रेशर। ठीक है, हिंदी में बोले तो प्रणोद और दाब। ठीक है, प्रणोद और दाब। थ्रस्ट को हम बोलेंगे प्रणोद और प्रेशर को दाब। हाँ जी बोलिए, क्या काम है? चलो सिर्फ तुम ही ना, तुम भी, ये भी, वो भी, सब ठीक है। हाँ नया कंसेप्ट थोड़ा शुरू करें, कहानी के तरह शुरू, कोई एकदम लिखने का लोड नहीं, पढ़ने का लोड नहीं, दिमाग में लेने का लोड नहीं। थ्रस्ट प्रेशर, ठीक है, या फिर प्रणोद या दाब, दोनों कैसा कैसा चीजों में बताता हूँ। किसी को भूख लग रहा है, खाना है अपने पास, खाना निकल के स्टार्ट करो खाना, सुनते जाओ। और किसी को खाना नहीं है, थोड़ा रुक जाओ, बिस्किट आ जाएगा। ठीक है, चलो। थ्रस्ट इज द टोटल फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू अ सरफेस। प्रणोद किसी सतह पर लंबवत लगाया गया कुल बल है। ठीक है, आप ना जाओ, जल्दी दौड़ के जाओ, भाग के आओ। थोड़ा वीडियो बंद कर दो, 5 मिनट। दिक्कत वाला चीज नहीं है। जब एक तो हम लोग फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं हम लोग, एक हो गया। एक होता है जब ऐसे परपेंडिकुलर या लंबवत अवस्था में ऐसे लगाएंगे, ऐसे करते हैं। ठीक है, उसको हम लोग थ्रस्ट बोलते हैं, या फिर हिंदी में प्रणोद। ठीक है, फिर आता है द फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया, उसे कहते हैं हम लोग प्रेशर। प्रेशर इज द फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया। दाब प्रति इकाई क्षेत्र पर लगाया गया बल है। ठीक है, तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, P = F/A। ठीक है, प्रेशर इंक्रीजेस डेप्थ विद डेप्थ इन फ्लूइड्स, मतलब द्रवों में गहराई के साथ दाब हमारा बढ़ता है। जितना गहरा जाओगे दाब बढ़ता है। पानी में तुम लोग कूदे हो कौन, स्विमिंग पूल वगैरह में, नीचे जितना जाते हो उतना प्रेशर लगता है कि नहीं? लगता है कि नहीं? तो ये उसी कारण से, क्योंकि ये अगर देखा जाए, ये पानी इधर से भरा हुआ है, कुछ टब या कुछ है। ठीक है, यहाँ पे अगर कुछ रहेगा, उसके ऊपर बस इतना ही पानी है, चारों ओर इतना इतना थोड़ा पानी है। जब वो नीचे यहाँ आ जाएगा, इतना सारा पानी, इधर से पानी, इधर से भी पानी आ जाएगा। ठीक है, तो यही है मेरा मतलब कहने का कारण कि नीचे जितना जाओगे उतना तुम लोगों को दाब लगेगा पानी में। ठीक है,
5 मिनट ही लिखी, ठीक है। सो प्रेशर इन फ्लूइड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस exert pressure in all direction and it increases with depth. जितना गहराई में हम लोग जाएंगे उतना प्रेशर हमारा, तरल और गैस सभी दिशाओं के दाब लगाते हैं, मतलब सब दिशा से वो दाब लगाते हैं और थोड़ा नीचे गहराई पे जाते ही दाब हमारा बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे हमारा टंकी के नीचे पानी के ऊपर की तुलना में अधिक दाब लगता है। कभी ऐसा तुम लोग एक ग्लास लेना या फिर ग्लास मत लेना, जो बिस्लरी का बोतल आता है ना, यूज एंड थ्रो वाला, उसको लेना, ऊपर से काट देना और पानी से पहले भर देना, ठीक है। और यहाँ पे 3-4 होल कर देना, देखना ऊपर वाला पानी ऐसे गिरेगा, नीचे वाला पानी पूरा ऐसे भरेगा। क्यों बोलो तो? ऊपर यहाँ पे पानी का वेट ज्यादा है, इसलिए वो ज्यादा दाब दे रहा है वो, ठीक है। ऊपर पानी का वेट कम है, इसलिए थोड़ा कम दाब है, इसलिए थोड़ा हल्का से गिरेगा, ठीक है। अब लास्ट एक एक्सपेरिमेंट करके हम लोग विराम देंगे आज के क्लास को। रसायन होगा हम लोगों का आज मैथ्स में छोटा सा एक्सपेरिमेंट, बहुत ही छोटा, वस्तु भी बहुत छोटा एक्सपेरिमेंट के लिए आज, ठीक है। ठीक, एक पिन है और एक प्लास्टिक है मेरे पास, ठीक है। मैं इसको अभी पानी से भर देता हूं, ठीक है। काफी है, पानी से भर दिया, मेरे को पानी की जरूरत नहीं, मैं चला ही हूँ, पानी से मैं भर दिया। ये बताओ, दो चीज है मेरे पास, लोहा और एक प्लास्टिक, डूबेगा कौन? लोहा, प्लास्टिक, ठीक है। क्या हुआ? तैर रहा है प्लास्टिक, ठीक है। लोहा को दे देंगे, चला गया नीचे, खत्म। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि why objects float or sink, वस्तुएं क्यों तैरती और डूबती है, इसको समझाने के लिए मैं पहले तुम लोगों को बावेंसी समझाऊंगा या फिर उछाल बल। उछाल बल क्यों बोलता है? अब बताओ, ये इतना बड़ा सा बॉल है, ये डूबेगा कि तैरेगा? तैरेगा, क्योंकि ये प्लास्टिक का है। तुम लोग सब आराम से बोलो, एक लोहे का है वो चला जा रहा है, प्लास्टिक का ऊपर रह रहा है। देखो, इसमें दिखाने का चीज ये है, और थोड़ा सा पानी भर देता हूँ ताकि तुम लोग को अच्छे से दिखे। ये मैंने पानी से भर दिया था, ठीक है। अब इस बॉल को मैं नीचे ले जा रहा हूँ, दिख रहा है ना? इसको अच्छे से मैं प्रेशर देता हूँ, नीचे तक ले चला गया, दिख रहा है? मेरा हाथ कितना बड़ा हो गया है, बॉल नीचे तक चला गया है। इसको मैं जब छोड़ता हूँ, क्या हुआ है? फट से ऊपर आ जा रहा है ना। इसको ऐसे नीचे रख के छोड़ दूंगा तो बाहर उछल के मेरे हाथ में आ गया था, ठीक है। टॉपिक देखो, बायोएंसी। When an object is immersed in a fluid, it experiences an upward force called buoyant force or upthrust. हिंदी में बोलता हूँ, जब कोई वस्तु किसी द्रव में डुबोई जाती है तो उस ऊपर की ओर एक बल लगता है जिसे हम उछाल बल या ऊर्ध्व बल कहते हैं। तो ये हम लोग ग्रेविटी हम लोग जानते हैं, गुरुत्वाकर्षण, उसके वजह से हम लोग इसको तो नीचे जाना चाहिए ना, लेकिन वो नीचे नहीं जा रहा है। ये जो हमारा जो द्रव है, जो पानी है अपना, पानी उसको क्या करता है? इसको वापस ऊपर की ओर एक बल देता है, जिसे कहते हैं हम लोग उछाल बल या buoyant force, ठीक है। Why objects float or sink? कोई वस्तु तैरती या डूबती क्यों है? क्योंकि जब अगर buoyant force, ये जो उछाल बल, अगर उसके भार से ज्यादा हो गया तो इसको वो ऊपर उछाल देगी, और buoyant force या उछाल बल वो अगर भार से कम हुआ तो वो, ठीक है। मतलब भार से बहुत ज्यादा हो गया, मतलब बहुत सिंपल है। तुम लोग को बैलेंस ट्रांसफर
बैलेंस फोर्स सिखाया था कि नहीं सिखाया था? ये मैं बी से लिख दे रहा हूँ, उछाल बल या बाइंड फोर्स, और ये नीचे वेट या भार। भार अगर ज्यादा हो गया तो क्या होगा? नीचे जाएगा, और उछाल बल या बाइंड फोर्स बहुत ज्यादा हो तो क्या? ऊपर जाएगा। और अगर दोनों बराबर हुआ तो कहीं पे भी तैर लेगा। मतलब अगर दोनों बराबर है ना, तो मैं उसको इसे बीच में भी छोड़ दूंगा, वहीं पे बीच में ही रह जाएगा, तो बराबर है। बहुत ही रेयर केस में ये होता है, ठीक है। Buoyancy या उत्प्लावकता, the upward force exerted by a fluid on an object immersed in it, या फिर जब कोई वस्तु किसी द्रव, तरल या गैस में डुबाई जाती है तो द्रव उस पर जो ऊपर की ओर बल लगाता है वही है उत्प्लावकता या फिर buoyancy, ठीक है। अब लास्ट एक और चीज हम तुम लोगों को बताएंगे और आज छुट्टी हो जाएगा, मतलब फिजिक्स का छुट्टी होगा। एक चीज हम तुम लोगों को बता रहे हैं, कौन कौन तैरना जानता है? हाथ उठाओ। 1 2 2.5 3 तैरना। पानी में कूदे भी हो? पानी में कूदे कौन कौन? बहुत लोग कूदे हैं। वाटर पार्क वगैरह को घूमा है? अगर नहीं घूमे तो छुट्टी में जाओ, फैमिली को लेके जाओ, मस्त घूम के आओ, वहां पे ये चीज एक्सपेरिमेंट देख, और बड़ों के साथ अवश्य करना, ठीक है। हमारा जो शरीर है, जो तैरने जाते हैं वो लोग जानेंगे, हमारा शरीर में सिर भारी है कि बाकी का शरीर भारी है? सिर हम लोगों का ज्यादा भारी है, बाकी का शरीर हम लोगों का हल्का। मतलब ये मैं कहना चाहता हूँ, जो बायोंसी फोर्स है उसका वो कम लगेगा अपने सिर के ऊपर और बाकी बॉडी पे ज्यादा लगेगा। इसलिए तैरने के लिए बोला जाता है अपना बॉडी को जितना हो सके ऊपर ले आओ, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, ये एक ऐसा चीज है, मान लो इंसान के सिर के तरह है और ये है बॉडी की तरह, ठीक है। ये तैर रहा था, ये डूब जा रहा था, अब दोनों को मिला देंगे तो क्या होगा? आधा तैरेगा आधा डूबेगा, तो मस्त आंसर है, ठीक है। अच्छा चलो एक चीज बताओ, जो तैर रहा था वो तो एकदम ऊपर ही तैर रहा था, और जो डूब रहा था वो कैसे डूब रहा था? एकदम एक ही बार में डूब गया था, फट से। अब मैं दोनों को मिला के एक साथ डालूंगा, एक साथ डाल लो, देखना कैसे जाता है। कितना आराम से गया है ना। पिन कैसे जा रहा था? एक बार ये आराम से जा रहा है। इसलिए तुम लोगों को बता रहे हैं, अगला टॉपिक, अगर तुम लोगों को क्लास में आने की इच्छा है, अगला टॉपिक हम पढ़ाएंगे डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी का कंसेप्ट ये मैंने आज तुम लोगों को बताया, हो सके तो अगले क्लास में फिर से ये चीज दोहराऊंगा, लेकिन समझना अनिवार्य है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कभी भी निराशा में मत रहना, तुम्हें हेल्प करने के लिए आगे पीछे बहुत लोग हैं, ठीक है। बस अपने कर्म पे ध्यान दो, है ना। अपना कर्म अभी क्या है? पढ़ाई करना, बस। पढ़ाई, खेलकूद में भी पढ़ाई करना, मतलब पढ़ाई को हम लोग किताब पेपर पेन पेपर में रख दिए इसलिए पढ़ाई वैसे रह गया। पढ़ाई तुम सब चीज में देख सकते हो, मैंने बोला था सिर्फ क्रिकेट में भी देख सकते हो पढ़ाई, है ना। इसमें भी पढ़ाई है, पढ़ाई खेलकूद में भी है, ठीक है। थैंक यू सो मच।